प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हमने अपने जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जो दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 74 और 75, उसको जो है डिस्कस कर लिया था। और साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। अब हम क्या कर रहे हैं उससे आगे, ठीक है, अनुच्छेद 75 का ही जो आर्टिकल 75 है आपका, ठीक है, उसमें जो आपका इनकी जो मंत्री हैं, मंत्रियों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, मंत्री के पद के लिए क्या योग्यताएं हैं, मतलब कौन व्यक्ति मंत्री बन सकता है और मतलब मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है ना, मंत्री होगा तो मंत्रिपरिषद का सदस्य होगा, और फिर उनकी नियुक्ति कौन करता है, वो सारे प्रावधान हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं योग्यता कि एक व्यक्ति मंत्री बनने के लिए उसके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता की अगर हम बात करें दोस्तों, तो योग्यता पहला तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के नागरिक के बाद अगर वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनता है, कहाँ का सदस्य बनता है? लोकसभा का। याद कीजिए कि आपको अगर बी का मेंबर बनना है तो पहले ए का मेंबर बनना पड़ेगा, है ना, ये कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलिएगा। तो अगर अब व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनता है तो उसको लिए उम्र कितनी है? 25 वर्ष या उससे अधिक। उसको या तो वो 25 वर्ष का हो या 25 वर्ष से अधिक उम्र का हो। अगर वो राज्यसभा का सदस्य बनता है तो 30 वर्ष या उससे अधिक। वैसे भी अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये बात हो गई योग्यता को लेकर के। अब ये वाला पोर्शन हमने, ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर संसद सदस्य नहीं है तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, और इसके रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग जो कहानी है वो भी मैं आपको सुना चुका हूँ। अब इसमें देखते हैं, अब अगली बात आती है कि लोकसभा में कुल मंत्रियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, जो कुल मंत्री हैं उनकी संख्या जो है वह कितनी होगी। ठीक है, कुल मंत्रियों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी। ठीक है, मंत्री, तो मंत्रियों की संख्या की अगर हम बात करें, ठीक, तो उसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था। जो संविधान संशोधन है 91वां संविधान संशोधन, ये आपका जो है 91वां संविधान संशोधन 2003 का है ये संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि निम्न सदन के, क्या कहा गया था? जो निम्न सदन है, निम्न सदन मतलब लोकसभा, ठीक है ना, निम्न सदन के कुल सदस्य संख्या का, निम्न सदन के कुल सदस्य संख्या का 15%। कितना? निम्न सदन के कुल सदस्य संख्या का 15%, इतने ही मंत्री हो सकते हैं। इसको उदाहरण से समझ लीजिए कि जैसे लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है? 550, है ना, एट प्रेजेंट है 545। ठीक, तो इसका 15%, अगर आप इसको 15% इसका निकालेंगे तो वो लगभग लगभग जो है 81 जाएगा। कितना जाएगा? 81। तो टोटल मंत्रियों की संख्या जो है वह 81 से ज़्यादा नहीं हो सकती है दोस्तों। ठीक है, मतलब जितने भी मंत्री बनेंगे वो 81 ही होंगे। ठीक है, 81 से ज़्यादा नहीं होंगे। यही फॉर्मूला सेम टू सेम राज्यों में भी लागू होता है, मतलब राज्य की जो विधानसभा है वहाँ पर भी ये लागू होता है। और इस मंत्रियों में, ये जो मंत्रियों की संख्या है इसमें प्रधानमंत्री भी इंक्लूडेड होते हैं। मतलब प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रियों की संख्या है वह अधिकतम 81 हो सकती है, मैक्सिमम 81 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं लोकसभा में, है ना। राज्यों का निकालना हो तो राज्यों को देखिए सीट कितनी है। जैसे मध्य प्रदेश में 230 सीट है तो 230 सीट का 15% निकाल लीजिए, उतने ही मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐड क्यों किया गया था? इसको ऐड करने के पीछे का कारण वही है, जैसे मैं लास्ट क्लास में आपको कुछ कहानियां सुनाया था कि ये जो राजनेता जो होते हैं ना, राजनेता जिनको नेता जिनको कहा जाता है, वो सच में नेता प्रकृति के लोग होते हैं। होता क्या था कि जैसे सपोज कीजिए एक पार्टी है, ठीक है, एक जो है पार्टी है, ठीक है, ए एक पार्टी है। इस पार्टी को सरकार बनाने के लिए चाहिए कितनी? 272 सीटें। लेकिन चुनाव में इस पार्टी को केवल सीट मिली, मान लीजिए 230। कितनी मिली? 230 सीटें मिली। इसकी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है बी, है ना, इसकी जो यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, इसकी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है बी, उसको भी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मोटा मोटा आप मान लीजिए कि उसको मिल गए हैं कितने सीट? मान लीजिए 180 सीट मिल गए हैं। तो वो भी बड़ी ही पार्टी है, इसको 230 है और इसको 280, 50 सीटों का ही अंतर है। सरकार बनाने के लिए इसको तो ज़्यादा चाहिए है, इसको तो लगभग 90 95 सीट चाहिए। लेकिन इसको जो है सरकार बनाने के लिए लगभग लगभग 272 की अगर हम बात करें तो इसमें चार, मतलब 42 सीटें चाहिए, 42 43 सीटें चाहिए। तो ये दूसरी पार्टी से समर्थन लेगा। वही बात है कि जैसे आप गए थे मार्केट शॉपिंग करने के लिए, पैसे कम पड़ गए तो आप किसी से उधार लेंगे। तो यहाँ उधार वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उससे
आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये पार्टी क्या करेगी, दूसरे व्यक्ति के साथ गठबंधन करेगी, गठबंधन कोलिशन किया जाएगा। तो मान लीजिए एक पार्टी है सी, उसके पास सपोज कीजिए थे 20 सीटें, एक पार्टी है डी, उसके पास थे 22 सीटें। अब इन दोनों का समर्थन चाहिए इसको। सी पार्टी ने कहा देखो भैया हम तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन हमें जो है हमारे 20 में से 10 लोग मंत्री होने चाहिए। डी ने कहा कि हम भी जुड़ जाएंगे, लेकिन हमारे 20 में से 10 मंत्री होने चाहिए, हमें 10 मंत्रालय चाहिए, क्योंकि मंत्रालय में पैसा ज़्यादा होता है ना। और इधर ये जो 230 हैं जो इस पार्टी के हैं, उनमें से खुद जो है कम से कम जो है 90 लोग ऐसे हैं जो आस लगाए बैठे हुए हैं कि हमें कोई ना कोई मंत्रालय मिलेगा, उम्मीद लगा के बैठे कि इनको भी कोई कोई मंत्रालय मिलेगा। अब मंत्रियों की संख्या देखो 90, 10, 100, 110 मंत्री हो गए। देश का पैसा मंत्रालयों में ही जा रहा है। अब कोई खेल मंत्री बन रहा है, कोई कूद मंत्री बन रहा है, कोई उछल मंत्री बन रहा है, कोई आव मंत्री है, कोई जाव मंत्री है। मतलब बेवजह के मंत्रालयों का निर्माण किया जा रहा है। उससे क्या है, जो भारत की संचित निधि, भारत की जो ट्रेजरी है, उस पर लोड पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मंत्रियों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। इसीलिए ये प्रावधान किया गया कि देखो ये जो पार्टीवादी राजनीति चलती है, ठीक है, जिसमें लोगों को क्या है लुभाने का काम किया जाता है, वो उचित नहीं है। और जो है जो भी निम्न सदन है, और लोकसभा पढ़ रहे हैं हम लोग, केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए लोकसभा के अर्थ में 15% से ज़्यादा सदस्य संख्या नहीं होगी, फिक्स कर दिया गया। इसी मामले पे एक बार दिल्ली सरकार फंस गई थी, केजरीवाल की सरकार जो थी वो सरकार फंस गई थी। कैसे फंस गई थी कि वहाँ पर दिल्ली की जो विधानसभा है उसकी टोटल सदस्य संख्या एग्जैक्ट 70 है। कितनी है? 70। अब इसका 15% वहाँ पर जो नियम है वो थोड़ा सा दूसरा लागू हो जाता है, क्योंकि इसके लिए एक और फॉर्मूला है ना, कि अगर मान लीजिए 15% से कम, मतलब इसकी मिनिमम संख्या जो है 12 से कम भी नहीं हो सकती, एक ये भी चीज़ है। तो उनको ठीक से उनका कैलकुलेशन नहीं बैठा, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से मंत्री पद बांट दिया कि वो विवादों में आ गई, उनकी सरकार जो है विवादों में आ गई। खैर, अब नेक्स्ट देखते हैं शपथ एवं नियुक्ति देखते हैं। क्या देखते हैं? शपथ एवं नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री महोदय की जो नियुक्ति है, प्रधानमंत्री महोदय की नियुक्ति क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट किया जाता है, ये याद रखना। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ठीक, अभी रिसेंट के किसी एग्जाम में ये पूछा गया है, तो याद रखना प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है। प्रधानमंत्री का मन हो जाए कि चलो यार अब बहुत हो गया, बहुत प्रधानमंत्री रह लिए, हिमालय जाया जाए अब, है ना, ठीक है, कुछ बहुत बोल बच्चन कर लिए, लोगों को बहुत बेवकूफ़ बना लिए कि अब चलो चलते हैं, कुछ पापों का प्रायश्चित कर लें। तो और मन हो तो त्यागपत्र अगर देने का मन करे उनका, तो त्यागपत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, फिर आते हैं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ये सारी बातें आर्टिकल 75 में की गई दोस्तों, है ना। किस में की गई है? आर्टिकल 75 में की गई है ना, ये 74 नहीं है, 75 में ये सारी बातें की गई हैं। तो अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है, मतलब प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, देखिए यहाँ प्रणब मुखर्जी जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं चलो राजनाथ सिंह जी को रक्षा मंत्री बना दो, अमित बाबा को जो है गृह मंत्री बना दो, तो उनकी नियुक्ति फिर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये भी याद रखना है कि अल्टीमेटली मंत्रियों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? ये दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ से हो गई। अगली बात जो है, इनके वेतन कहाँ से दिए जाते हैं? ये जो मंत्री होते हैं इनको वेतन कहाँ से मिलता है? तो इनको वेतन मिलता है भारत की संचित निधि से। कहाँ से प्राप्त होता है वेतन? भारत की संचित निधि से जो है इन्हें वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है कार्यकाल। कार्यकाल मतलब क्या हो जाता है? इनका जो टेन्योर है वो कितना होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है, मंत्रियों का कार्यकाल, वह सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है सामान्यतः। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो कि लोकसभा 5 साल से पहले, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल भी होता है 5 साल, हर 5 साल में जो है वह आम चुनाव करवाए जाते हैं। क्या करवाए जाते हैं? आम चुनाव करवाए जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि 5 साल के पहले ही सरकार गिर जाए किसी कारण से, ठीक है, वो जो पूरी सरकार जो गठित की गई थी वो गिर जाए, तब ऐसे कंडीशन में मान लीजिए 3 साल में ही सरकार गिर गई, तब मंत्रियों का कार्यकाल कितना होगा? 3 ही होगा। जैसे मतलब जितनी बार सरकार गठित होगी उतने बार नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, पुरानी मंत्रिमंडल डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार बनी। कितने दिन की? 13 दिनों के लिए सरकार बनी। 13 दिनों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी क्या बने? प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और इनका जो है इनका एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना, मंत्रिपरिषद बना। जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी 13 दिन में ही मंत्रिपरिषद डिजॉल्व हो गई, 13 दिन में ही ये समाप्त हो गई। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है, ये जो प्रधान मंत्रिपरिषद वाली जो सरकार होती है जिसका नेता प्रधानमंत्री होता है, इसको कहा जाता है कि
इसको प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि वाला सरकार, मतलब अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री की पद में रहते हुए मृत्यु हो गई, ठीक है, या प्रधानमंत्री को जो है प्रधानमंत्री किसी और तरीके से जो है पद से हट गया, तो ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी जो है समाप्त हो जाती है। ठीक है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समाप्त हो जाती है। इसीलिए आपने बिहार में देखा होगा, या बिहार में या कहीं पर भी, जितनी बार भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते थे, जितनी बार भी वो सीएम बनते थे, हर बार नया मंत्रिमंडल बनाते थे। ठीक है, हर बार उनका जो है नया मंत्रिमंडल बनता था, क्योंकि ऐसा होता ही है कि अगर पीएम या सीएम को कुछ हुआ तो मंत्रिमंडल गई समझो। तो सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है, 5 साल, लेकिन अगर लोकसभा जल्दी विघटित हो जाएगी तो कार्यकाल उस हिसाब से सेट होगा। क्लियर है बात? चलिए, तो ये हुआ कार्यकाल की लेकर के बात। अब आगे देखते हैं इसमें दोस्तों हम लोग। ठीक है, आगे क्या है, अब प्रधानमंत्री के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि प्रधानमंत्री एक तो सदन का नेता होता है, क्या होता है, लीडर ऑफ हाउस होता है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जितनी भी संसदीय राजनीतिक प्रणालियां होती हैं उनका प्रमुख होता है। जितनी भी संसदीय राजनीतिक प्रणालियां होती हैं, पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल सिस्टम जो होते हैं, उन सब का जो है ये प्रमुख होता है। ठीक है, तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बात हो गई। अगली महत्वपूर्ण बात, ये अध्यक्ष होता है। किन किन का अध्यक्ष होता है? अध्यक्ष होता है ये नीति आयोग का। आपको याद रखना है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, और एक उसका सीईओ। आप कमेंट सेक्शन में बताइए इस समय अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, फिर ये जो राष्ट्रीय एकता परिषद है उसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय वन्य जीव बोर्ड के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और साथ में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक और याद रखिएगा, जो परमाणु ऊर्जा आयोग होता है, जो परमाणु ऊर्जा आयोग होता है ना, उसके अध्यक्ष भी जो है वह प्रधानमंत्री ही होते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री के कार्य हैं, और अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। ठीक है, जिनका जिक्र जो है सामान्यतः जो है प्रधानमंत्री के संबंध में जो वर्णन किया जाता है कार्यों को लेकर के, वह अनुच्छेद 78 में है। वैसे तो जितने भी यहाँ पर आर्टिकल हैं, आर्टिकल 75 से लेकर 74 से लेकर के 78 तक, 76 को बस थोड़ा सा अलग कर दीजिए, तो इन सब में कहीं ना कहीं इनके कार्यों का जिक्र किया गया, और बहुत और सारी उन चीज़ों में। तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट, इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं और डिटेल, ठीक है, तो जब मेंस की क्लासेस होंगी तो वहां पर हम लोग देखेंगे। अब ये प्रधानमंत्री के नाम, अब तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हैं ये उनके नाम हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। सबसे पहले हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 1947 में प्रधानमंत्री बने थे, 1964 तक। ठीक है, 3 कार्यकाल था इनका। ठीक है, तीसरे कार्यकाल के दरमियान इनकी मृत्यु हुई। फिर सेकंड नंबर पर बने गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 2 बार प्रधानमंत्री बने। कैसे? जैसे ही नेहरू जी की मृत्यु हुई तो गुलजारी लाल नंदा जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है, देखिए 1964 से लेकर के 9 जून तक 13 दिन के लिए, पहली बार भी 13 दिन के लिए बने। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बन गए, लाल बहादुर शास्त्री। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई ताशकंद में। तो ताशकंद में जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, यहाँ भारत में अफरा तफरी मच गई कि अब कौन होगा प्रधानमंत्री। उस समय इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा जाता था, मतलब इंदिरा गांधी थोड़ी सी बहुत कम बोलती थी। वैसे तो वो एक तरीके से बहुत इंटेलिजेंट पर्सन रही हैं, लेकिन वो उस समय तक कम बोला करते थे। और कांग्रेस में जो है एक कांग्रेस के जो समय एक बहुत पावरफुल अध्यक्ष हुआ करते थे। खैर वो कहानी ठीक है, उसको कभी सुनाऊंगा मैं आपको। फिर क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो फिर गुलजारी लाल नंदा जी को बनाया गया, और फिर 13 दिन बाद फिर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। मतलब इन्होंने रेजिग्नेशन दिया और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। फिर इंदिरा गांधी भी 3 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रही। पहले 1966 से 77 तक रही। ठीक है, फिर 1980 से 84 तक रही। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है मोरारजी देसाई जी की सरकार आई। मोरारजी देसाई जी की सरकार जो है 1977 से 1979 तक थी। कब तक थी? 77 से लेकर के 79 तक। क्योंकि इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया था, तो आपातकाल के समय में 1977 में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था, है ना। उस वजह से जो है उस समय का वो चुनाव रद्द हो गया था, और जब फिर से चुनाव हुए थे तो आपातकाल की वजह से इंदिरा गांधी के पक्ष में उतने वोट नहीं मिले थे। तो ये जनता पार्टी जो थी, जनता दल कहलाता था उस समय, तो ये जनता दल के नेता के तौर पर, जनता दल के नेता के तौर पर जो है वह मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। ये भी याद रखिएगा, मोरारजी देसाई जो है प्रथम जो है गैर कांग्रेसी
प्रथम गैर कांग्रेसी जो है वह प्रधानमंत्री थे भारत के, बाकी सब कांग्रेस से थे। उसके बाद सेकंड अगला नंबर आता है चौधरी चरण सिंह जी का। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने लोकसभा का मुंह तक नहीं देखा था, मतलब उससे पहले ही इनकी सरकार गिर गई थी। फिर उसके बाद में आते हैं राजीव गांधी जी, क्योंकि 1980 में संजय गांधी की भी मृत्यु हो जाती है एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, है ना। तो फिर आते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी जो हैं 84 से लेकर के 89 तक रहते हैं। 89 में आपको पता है एसेसिनेशन ऑफ राजीव गांधी होता है तमिलनाडु में, ठीक। फिर आते हैं राजीव गांधी की मृत्यु के बाद सरकार बनती है विश्व प्रताप सिंह की, वीपी सिंह जी की सरकार बनती है। वीपी सिंह के बाद में ये इनकी सरकार 1 साल के लिए बनती है। फिर आते हैं हमारे चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी की सरकार भी 1 साल के लिए बनती है। फिर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है पूरे 5 साल के लिए। इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया, पीवी नरसिम्हा राव। ये पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही भारत में उदारीकरण को अपनाया गया था। किसको? उदारीकरण को अपनाया गया था, जिसे आप लोगों ने सुना होगा एलपीजी मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलपीजी मॉडल कहते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसी को कहते हैं। मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, खुला बाजार, मुक्त अर्थव्यवस्था, ये तो आपने सुना ही होगा, मुक्त अर्थव्यवस्था। मतलब इससे पहले भारत जो है एक क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करता था, ठीक है, जिसमें हम बाहर के देशों के साथ लेन देन ज़्यादा नहीं किया करते थे। लेकिन 1991 में हमने मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया था। और इस समय जो वित्त मंत्री थे, ठीक है, उस समय जो इस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है। उन्हीं के रिकमेंडेशन पर जो है भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य बाजारों के लिए खोला था। फिर इसके बाद में आते हैं हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पहले बनती है 16 मई को, और 16 मई 1996 को बनती है, और 1 जून 1996 को गिर जाती है पहली बार। फिर बनती है 98 में 2004 तक पूरा अपना कार्यकाल पूरा करती है। फिर आते हैं एच.डी. देवेगौड़ा। एच.डी. देवेगौड़ा जो है ये बीच में आते हैं, बीच में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी, है ना, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी आई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिरती है, तो फिर एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार बनती है 1 साल के लिए, लगभग 1 साल के लिए वो सरकार बनती है। फिर इंद्र कुमार गुजराल जी आते हैं, इनकी सरकार भी लगभग 1 साल के लिए बनती है, ठीक है। फिर इनकी सरकार जब गिरती है तो चुनाव होते हैं, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं, और फिर उनके बाद आते हैं मनमोहन सिंह जी। इन्होंने अपना पूरे 2 कार्यकाल पूरा किए 2005 से लेकर के, है ना, 2004 में मतलब सरकार बनी थी हमारे यहाँ मई जून में। फिर उसके बाद ये पूरा रहे, और फिर 2014 तक रहे, और फिर 2014 से सत्ता पर काबिज श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी हैं, मोदी जी की गवर्नमेंट है, और ये अभी 2025 तक इनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है, 2026 में जो कि समाप्त हो, सॉरी 2026 में कह रहा हूँ, 23, 24, 25, 26, 27 में समाप्त होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे जो हैं वो क्या हो गए आपके प्रधानमंत्री, भारत के सारे प्रधानमंत्रियों की सूची। सारे नाम आपको याद रख लेना है। मैंने थोड़ा थोड़ा इसलिए हिस्ट्री बता दी कि हम कम से कम आप लोगों को कुछ के नाम याद रहे, है ना। अब आते हैं कुछ प्रमुख अनुच्छेद जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। 74 के बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ, 75 भी मैंने आपको डिटेल से समझा दिया, 77 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 78 का थोड़ा सा समझ लीजिए। आर्टिकल 78 क्या करता है, देखिए क्या है आर्टिकल 78 के बारे में समझिए कि ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या है ये? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है काम किसके लिए करता है? राष्ट्रपति के लिए। किसके लिए काम करता है? राष्ट्रपति। क्योंकि देश में जो भी काम किए जा रहे हैं वो किसके नाम पर किए जा रहे हैं? राष्ट्रपति के नाम पर किए जा रहे हैं। इनकी संख्या ऑन एवरेज जो है 60-70 तो होती ही है। कितनी होती है? 60-70 इनकी संख्या होती ही है। अब होता क्या है, राष्ट्रपति इन सभी लोगों से तो सलाह मशवरा नहीं कर सकता, ठीक है, सभी लोगों के साथ मिलता भी नहीं, ना तो इनकी बैठक में राष्ट्रपति शामिल होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी बैठक के दौरान, ये लोग जब बैठते हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ, आपने देखा होगा कई बार, आपने सुना होगा कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया, ठीक है। तो बैठक के दौरान जो भी निर्णय लिया जाता है इनके द्वारा, ठीक है, उन सब की जो सूचना होती है, ठीक है, उन सब की सूचना वह प्रधानमंत्री के द्वारा किसको पहुंचाई जाती है? राष्ट्रपति को। मतलब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, क्योंकि सब काम किसके नाम से किए जाने हैं? राष्ट्रपति के नाम से। तो और मुखिया तो यही है, तो जो भी किया जाएगा उसकी सूचना प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं। जैसे कई बार होता भी है, घर में जो दादाजी रहते हैं और घर का खास मतलब सामान्यतः जो घर का बड़ा लड़का रहता है वो थोड़ा उनके करीब ही रहता है, तो दादाजी को जब भी कोई जानकारी चाहिए होती है कि क्या चल रहा है इस समय, फलाने के घर में क्या चल रहा है, क्योंकि वो इधर उधर की जो भी चीज़ें रहती है तो वो इसी को बुलाएंगे और बुलाएंगे, बोले बेटा बताओ क्या चल रहा है, कैसा क्या है। उसी तरीके से यहाँ भी है कि प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में कड़ी का काम करता है। किसका काम करता है? कड़ी का काम करता है। क्लियर है बात? तो ये कही गई है, बात कही गई है अनुच्छेद 78 में, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, मतलब
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसकी सूचना राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री महोदय देते हैं। अब एक ये ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक है आपका क्या, 89 का रूल कहते हैं इसको, +89 का रूल कहते हैं। देखिए, संसदीय व्यवस्था मैंने आपको पढ़ाया है। संसदीय व्यवस्था जो है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमारे यहाँ पर केंद्र में भी है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है। ठीक है, कहाँ पर, केंद्र में भी है, राज्य में। अगर केंद्र में राष्ट्रपति महोदय हैं, कौन है, राष्ट्रपति महोदय हैं, तो राज्य में इन्हीं के समतुल्य कौन है, राज्य के भीतर में इनके समतुल्य है कौन, गवर्नर, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं। ठीक है, इनके समतुल्य कौन है यहाँ पर, राज्यपाल। ठीक है, गवर्नर है। अगर केंद्र में पीएम है तो राज्य में कौन है, सीएम है। अगर मान लीजिए केंद्र में महान्यायवादी अटर्नी जनरल है, ठीक है, तो राज्य में कौन है, सॉलिसिटर जनरल है। ठीक है, अगर केंद्र में पार्लियामेंट है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा है, तो राज्य में क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें क्या है, विधानसभा है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, मतलब इसको तुलना कर लेते हैं, लोकसभा और इधर हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको कहेंगे लोकसभा और इसको कहेंगे विधानसभा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे केंद्र में राज्यसभा है, वैसे ही राज्यों में, सभी में तो नहीं है लेकिन 6 में है, वैसे ही राज्यों के में जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एलसी कहते हैं उसे, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। तो इनके अनुच्छेद, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के लिए तो आपको पता है कि भैया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है, 52 में कहा गया है। क्लियर है बात। वैसे ही फिर राज्य का राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और ऐसा भी है कि एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का दायित्व दिया जा सकता है। ये बात किस में कही गई है, आर्टिकल 153 में कही गई है, 153 में कही गई है। तो कुछ कुछ जगह ये 89 का रूल लगता है। 89 का रूल क्या कहता है, प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा आर्टिकल है, मंत्रिपरिषद के संबंध में 74 है, 74 है। इसमें 89 जोड़ दोगे तो मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, 163 आ जाएगा, 163। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है 72 में, किसमें है, 72 में। तो और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है 161 में, किसमें, 161 में। महान्यायवादी है 76 में, तो 165 में जोड़ दोगे तो महाधिवक्ता आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो है संसद है 79 में, विधानमंडल है 168 में। ऐसे 89 जोड़ते जाओगे तो आपको ये कम से कम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है आप एक तरफ के याद रख लेना कि इनके में से 89 जोड़ोगे तो ये वाला फॉर्मूला जो है आपको आ जाएगा। वैसे भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में लगभग जो है 85 से मतलब 90 आर्टिकल का ही डिफरेंस माना जाता है, 90 आर्टिकल का डिफरेंस है मोटा मोटा, अगर कभी तुक्काबाजी करना हुआ तो। अब हम पढ़ लेते हैं अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में ये है, इनका जो जिक्र है वह किया गया है आपके अनुच्छेद 76 में। कहाँ पर किया गया है, अनुच्छेद 76 में, आर्टिकल 76 में। एक्चुअली ये अटर्नी जनरल या भारत के महान्यायवादी कुछ नहीं है, ये भारत सरकार के वकील हैं। क्या है, भारत सरकार के ये क्या है, वकील हैं। ठीक है, भारत सरकार के वकील हैं ये। ठीक, जैसे हम बड़े बड़े फर्म जो है अपना एक लॉयर हायर करके रखती है ना, वैसे ही भारत सरकार का जो सबसे बड़ा वकील होता है उसको कहा जाता है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, लिखा हुआ है देश के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, वर्तमान में जो अभी हमारे अटर्नी जनरल हैं वो हैं आर वेंकट रमणी। कौन है, आर वेंकट रमणी है। अब जो इस महान्यायवादी है, महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद याद रखना है, और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ये याद रखना है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। अब ये बताइए, ये भारत सरकार का वकील है, सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा वकील माना जाता है। ठीक है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके पद के लिए क्या योग्यता हो, और ये भारत सरकार का पक्ष जो है देश के विभिन्न न्यायालयों में रखता है। मतलब ये क्या करता है, मान लीजिए अगर एक पक्षकार भारत सरकार है तो ये भारत सरकार के पक्ष में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा करके भारत सरकार का पक्ष रखेगा। ठीक है, तो मतलब भारत सरकार के पक्ष में जो है वह केस लड़ता है, इसको ऐसे समझ लो। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में इस व्यक्ति के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वो ये है कि वे व्यक्ति जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता प्राप्त हो, उस व्यक्ति को भारत के महान्यायवादी के पद में राष्ट्रपति महोदय नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या योग्यता होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, फिर इसका कार्य क्या है, कार्य जैसे मैंने बताया कि केंद्र सरकार को सभी विधिक मामलों में परामर्श देना। ये वकील है भाई, जो भी लीगल मैटर होते हैं, जो भी लीगल मैटर्स होते हैं उनमें क्या करता है, यह केंद्र सरकार को क्या देता है, विधिक परामर्श देता है। और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष रखना, मतलब जैसे जब भारत सरकार एक पक्षकार होता है तो भारत सरकार के बिहाफ में कौन जाएंगे, भारत के महान्यायवादी वहां पर भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए जाते हैं। क्लियर है बात कि सरकार का क्या पक्ष है, मतलब सरकार का पक्ष रखने के लिए कोर्ट में जाते हैं कौन, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, तो ये हो गया महान्यायवादी का
पद। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मंत्री परिषद वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी, और जैसा भी आपको लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बढ़िया मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद।